जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि एसआरए या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है, इसका बेसिक पर्पस क्या है? एडिशनल रिलीफ्स प्रोवाइड करना, कुछ स्पेसिफिक तरीके के रिलीफ्स देना पार्टीज को, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं हमारे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सब्सटैंटिव लॉज थे हमारे, उनमें जो रेमेडीज अवेलेबल नहीं थी, उनको प्रोवाइड करना पर्पस है एसआरए का। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे पास था, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वहां हम डैमेज देते हैं। एक सब्सटैंटिव लॉ सिविल का टॉर्ट है, टॉर्ट में कई सारी रेमेडीज प्रोवाइड करी जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो एग्जिस्टिंग जो रेमेडीज या रिलीफ प्रोवाइड किए जा रहे थे, वो एक केस में कंप्लीट जस्टिस नहीं करते थे, उसके बाद भी कमी रह जाती थी। उन कमियों को पूरा करने के लिए इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को बनाया गया है और इसमें अलग अलग तरीके के रिलीफ्स की बात करी है। अब अगर मैं बात करूं कि राइट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये किसी भी राइट का डिक्लेरेशन हो सकता है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। यहां पे आप पोजेशन नहीं मांग रहे हैं, बात समझना। एक रेमेडी जो सबसे पहले चैप्टर में हमने पढ़ी, रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, उसमें क्या मांगते हैं आप? पोजेशन मांगते हैं। यहां पोजेशन नहीं मांग रहे, यहां आप सिर्फ कोर्ट से ये कह रहे हैं कि आप ये डिक्लेयर कर दीजिए कि हम एंटाइटल्ड हैं इस प्रॉपर्टी के लिए। आप ये डिक्लेयर कर दीजिए कि इस प्रॉपर्टी का मैं किराएदार हूं, मैं टेनेंट हूं। दैट इज अ लीगल कैरेक्टर। टेनेंट इज अ लीगल कैरेक्टर। इस प्रॉपर्टी का मैं ओनर हूं, ओनर इज अ लीगल कैरेक्टर। कोर्ट से आप ये डिक्लेरेशन मांगते हो, पोजेशन नहीं मांग रहे। पोजेशन के लिए तो सेक्शन 5 और सेक्शन 6 का सूट फाइल करना पड़ेगा अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो। यहां पोजेशन नहीं मिलेगी 34 में। 34 में आपको क्या मिलेगा? एक डिक्लेरेशन मिलेगा अपने राइट का, विच इज कनेक्टेड टू प्रॉपर्टी। आप सिर्फ ये बात डिक्लेयर करवाएंगे कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं इसका ओनर हूं या मैं टेनेंट हूं इस प्रॉपर्टी का। इस तरीके का किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी राइट का आप सिर्फ डिक्लेरेशन कराते हैं। यहां आप पोजेशन नहीं मांगते हैं, ठीक? इस तरीके की का रिलीफ नहीं मांग रहे हैं आप, सिर्फ और सिर्फ एक डिक्लेरेशन मांग रहे हैं कोर्ट से, इसलिए इसका नाम है डिक्लेरेटरी डिक्री। एक्चुअली पर्पस जो है डिक्लेरेटरी डिक्री का, वो ये है कि उस अनसर्टेनिटी को हटाना। इफ somebody इज डिनाइंग टाइटल, आपके टाइटल को इफ somebody इज डिनाइंग, तो आपके दिमाग में हमेशा वो संशय रहेगा, वो डाउट रहेगा कि यार ये कल को जाके मेरे अगेंस्ट प्रोसीडिंग कर सकता है, ये कल को मेरे इस राइट के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, डिनाई कर सकता है, करवा सकता है। तो आप क्या होगा ना, कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जैसे मान लीजिए ये बिल्डिंग के लिए मैं एंटाइटल्ड हूं, मेरे हिसाब से ये बिल्डिंग मेरी है, लेकिन कोई एक दूसरा व्यक्ति है जो मेरे टाइटल को डिनाई कर रहा है। वो कह रहा है नहीं, तुम्हारी बिल्डिंग नहीं है और हम तो सूट फाइल करेंगे और हमारे पास एविडेंसेस हैं इस बात के कि ये बिल्डिंग सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी आधी आधी हमारी है, तुम्हारी है ही नहीं। somebody is denying that। अब ऐसे में क्या होगा कि अब वो सूट फाइल नहीं कर रहा है जाके, अभी वो सूट फाइल नहीं कर रहा पोजेशन का कि साहब बिल्डिंग इसकी नहीं है, मेरी है, मेरे को वो सूट फाइल नहीं कर रहा, लेकिन वो डिनाई कर रहा है विद सब्सटेंटिव एविडेंसेस। तो मैं हमेशा इस डाउट में जीऊंगा ना कि पता नहीं है। अब अगर मान लीजिए इस प्रॉपर्टी में मेरे को कुछ रेनोवेशन करना है, मेरे को इसको मेंटेन करना है, मेंटेनेंस करना है, मेरे को पूरी बिल्डिंग का व्हाइट वॉश कराना है, मेरे को इसको प्रॉपरली अरेंज करना है, तोड़वा उड़वा के, ये मैं करना चाहता हूं। भाई मेरी प्रॉपर्टी है तो आई कैन डू एनीथिंग विद दैट। मैं ऐसा कोई चीज करवाना चाहता हूं, तो क्या ऐसे में मैं कर पाऊंगा? व्हेन somebody is denying my title on this property, वो सूट फाइल नहीं कर रहा पोजेशन का, बट ही इज डिनाइंग माई टाइटल। तो मेरे को हमेशा ये अंदेशा रहेगा ना कि ये कल को मेरे अगेंस्ट कोर्ट चला जाएगा और पता चला मैंने इसमें खूब पैसे फूंक दिए और बाद में पता चला प्रॉपर्टी अपनी नहीं है। तो इस डाउट में मैं रहूंगा कि नहीं हमेशा? यस और नो? इस डाउट से बाहर आने के लिए सेक्शन 34 में मैं सूट फाइल करूंगा डिक्लेरेटरी डिक्री का।